बेसिकली मैं चौपन सोनभद्र से हूँ और मैं फर्स्ट माउंटेनियर भी हूँ वहाँ से। तब मैंने शुरुआत किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो हो जाते हैं लेकिन जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो हम क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। जो मेडिटेशन होता है उससे आपका दिमाग स्थिर रहेगा, तभी आप क्लाइंब कर पाएंगे। आज के टाइम में आप मोटा अनाज खाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। पीरियड्स के टाइम में आप अगर एक्सरसाइज करें, योगा करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पैड इमरजेंसी, ना कि आप उसको हमेशा उसको हैबिट में डालिए। बहुत सी जगह पे मैंने पैड बनते हुए देखा है, कितने तरह की केमिकल डाले जा रहे हैं जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है। कि आप रियूजेबल पैड यूज करो, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। जब मैं पीरियड्स की बात करती हूँ तो खुल के किसके सामने बात होगी, लेकिन बात तो मेन मर्दों के सामने होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बैठा के पैड रख के आप उसको बताइए कि ये तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा बॉडी है। जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको किसी बाहर वालों को ना बता के आप मुझे बताओ। मैंने 6th क्लास से लेके 12th तक के बच्चों को मैंने साथ में बैठाया, मेरे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि हम क्लाइंब कर लेते हैं लेकिन जब नीचे आने की बारी होती है ना, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम जोश में होते हैं और उस जोश में ही हम होश खो बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्होंने 6000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई से झंडा फहराया था। इसके साथ साथ वो इतिहास रचने की राह पे है और काफी महिलाओं को प्रोत्साहित भी करती है। मैं बात कर रही हूँ प्रिया कुमारी जी का। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। थैंक यू सो मच मैम। माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारे विचार आपके इसमें कैसे है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और मतलब लड़कियों की रुचि ये सब चीजों में काफी कम देखी जाती है, तो ये कैसे थॉट आपके माइंड में आया? सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी मैम। सबसे पहले ये कि मेरा जो ये माउंटेन में आना सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब मैं बेसिकली मैं चौपन सोनभद्र से हूँ और मैं फर्स्ट माउंटेनियर भी हूँ वहाँ से। लेकिन ये सपना जो यहाँ तक आने का था उसका ये था कि मैं पहले एथलेटिक्स रह चुकी हूँ, लेकिन फैमिली में कई सारे प्रॉब्लम आए थे और हमारे यहाँ लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। तो पर मेरा ये था कि मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि डॉक्टर सभी बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई पायलट बनता है, लेकिन सोच किसी का एडवेंचर की तरफ नहीं था। मेरा बचपन से शौक था कि मुझे घूमना है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस घूमने का शौक जो है वो मेरे सपने में बदल जाएगा। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे क्लाइंब करना है। फिर मैंने बहुत सारी स्टडी किया, मैंने देखा, तब मैंने सोचा कि हाँ, इसमें भी पढ़ाई होती है, इसमें भी कोर्स होता है, इसमें हम क्लाइंब कर सकते हैं। तब मैंने शुरुआत किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है और उसके साथ साथ मुझे लड़कियों को भी बताना है कि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो हमारे यहाँ गांव में इस पर खुल के बातें नहीं होती है, इस पर मैं खुल के चुप्पी तोड़ूंगी। इसलिए ये मैसेज मैंने लिया और मैंने ठान लिया है कि इसको मुझे वहाँ तक पहुँचाना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग की आप बात कर रही हैं, किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया? क्योंकि अब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की बात कर रही हैं, किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रही है? डाइट क्या है आपकी? क्या एक्सरसाइजेस करती है आप? सबसे पहले ये कि जो हमारा ये प्रिपेयर करना कि हम कैसे क्लाइंब करते हैं, सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो हो जाते हैं लेकिन जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो हम क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यही बताते हैं कि मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। रनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम अपना बैग उठाते हैं तो हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो कि वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों को ये भी बोलते हैं कि जितने कम टाइम में कम चीज़ों में आप उस चीज़ को कैसे आप अपने आप को ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो मेरा पहला रीजन ये होता है कि या तो आप रनिंग करिए या आप योगा करिए। योगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेडिटेशन होता है उससे आपका दिमाग स्थिर रहेगा, तभी आप क्लाइंब कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लाइंब करते हैं ना, तो हमारा बहुत सारी कई तरह के लोग आते हैं, इंसान, कोई गुस्से वाला इंसान आता है, कोई बहुत धीमे वाला आता है, तो हमें उसको भी मैनेज करना होता है। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। हमारा डाइट क्या होता है कि हमें मिलेट के चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब मोटा अनाज नहीं खाएंगे तो हमें वो ताकत नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें घर का तो खाना चाहिए, पर घर के खाने में आपको क्या खाना चाहिए ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि मैं सलाह भी देती हूँ कि आप अपना डाइट क्लियर करिए कि आपको क्या खाना है और डे वाइज के हिसाब करें।
ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ और का है कल कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मिलेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में आप मोटा अनाज खाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और थर्ड चीज़ ये होता है कि जैसे कि हम लोगों को ये बोलते हैं कि आप जैसे लोग क्लाइंब करते हैं, हमने जब क्लाइंब किया था, हमने हमारा एक बैग होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और हम 20 किलो का, जैसे अलग अलग क्लाइंब का होता है, तो हम 20 किलो का 22 किलो का वजन लेके चलते हैं। तो हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जिम में जाते हैं लोग, अपना वजन लेके वो रनिंग करते हैं। तो ऐसा वो अगर डेली वो अपने रूटीन में बनाते हैं तो वो एक्सरसाइज में उनके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेंटली प्रिपेयर होना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सलाह, मतलब लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तभी आप क्लाइंब कर पाएंगे। प्रिया जी, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, काफ़ी कम उम्र में आपके माता जी का देहांत हो गया, उसके बाद से आपका जो स्ट्रगल है वो कैसा रहा है? स्ट्रगल में सबसे पहला ये कि जब मैं 16 साल की थी और उस समय मैं 10th में थी और मेरा पहला मैथ का पेपर था, उसी के टाइम पे मेरी मदर की डेथ हुई थी। फिर उसके बाद से मेरे फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, मतलब ज़मीन को लेकर लड़ाई हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर कैसे भी करके मैं लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंचने के बाद मुझे एक गांव कनेक्शन फाउंडेशन है और गुंज के जो फाउंडर हैं, दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया, नीलेश मिश्रा और अंशु गुप्ता सर जी, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो जो हमारा ये मैं तब उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, ना मुझे इंग्लिश आती थी, ना मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर उस टाइम पे मुझे गांव कनेक्शन फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, जो कि नीलेश मिश्रा सर थे। उन्होंने काफ़ी मुझे अपने यहाँ जॉब पे रखा और इस स्ट्रगल में काफ़ी कुछ रहा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं था और हमें सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। तो जो करना था हमें खुद से मैनेज करना था। और हमारी जो पहली तनख्वाह थी वो 5,000 थी और उस 5,000 में मुझे मैनेज करना था, मुझे रहना खाना पीना सब कुछ खुद से ही करना था। और उसमें मुझे जो हमारी जो माउंटेन ट्रेनिंग का जो इसमें सपोर्ट किए वो अंशु गुप्ता सर थे, जो कि उन्होंने काफ़ी हमें आगे बढ़ाया और हर कदम पे मेरे वो साथ दिए। और यही मतलब मेरा स्ट्रगल लाइफ रहा है कि कभी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो सपोर्ट किया मुझे बाहर से मिला और भगवान से दुआ से ये है कि मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ कि अगर वो नहीं मिलते तो शायद मैं और गलत जगह चली जाती। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए। प्रिया जी, आप सपोर्ट की बात कर रही हैं, गुंज फाउंडेशन ने आपको सपोर्ट किया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिला है आपको? गवर्नमेंट से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जो भी मिला मुझे प्राइवेट सेक्टर से मिला या फिर मैंने खुद से किया। लेकिन जब मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, हमारे एक माउंटेन फील्ड होता है कि जब जैसे बच्चा जब LKG UKG का पढ़ाई करता है तभी वो 1 क्लास में जाता है। तो हमने जो कोर्स किया, जैसे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, तो हमने अपने पूर्वांचल से फर्स्ट में लड़की हुई थी। तो उस टाइम पर मुझे 2016 में रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड भी मिला हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट माउंटेनियर थी। उसके बाद से मुझे जो सपोर्ट होता है वो मेरे को गुंज से मिला और कई प्राइवेट सेक्टर से मिला, लेकिन हमें गवर्नमेंट से अभी तक वो नहीं है, मिला ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला आपको, और वो पुरस्कार मिलने के बाद जीवन में कितना बदलाव आया है आपके? जीवन में तो कई सारे मेरे बदलाव आए। जैसे जब फर्स्ट अवार्ड था तो मेरे को वो जो होता है ना कि हाँ अब मैंने किया है अपने लाइफ में। इससे पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ना तो मुझे सपोर्ट मिला, ना मुझे कोई रास्ता दिखा। लेकिन इस माउंटेन फील्ड से जब मुझे रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड मिला तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आए कि जब मैंने ये काम किया तो मुझे ये चीज़ मिला, तो मुझे हो सकता है मैं उसे और भी बेटर मैं कर सकती हूँ और मुझे ये चीज़ें और अच्छे से करना चाहिए। तो मैंने गांव कनेक्शन में मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला महिलाओं से। मैं फील्ड वर्क में जाती थी, मैंने देखा है कैसे काम होता है। मैंने गुंज के साथ फील्ड वर्क में देखा कि महिलाओं को लेके जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम होता है, मैंने उसको और अच्छे से सीखने के और जानने की मैंने पूरी कोशिश लगा दी थी कि मेरे को कैसे इस पर काम करना है, और जो कि उसकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। मेंसुरेशन की आप बात कर रही है, देखिए आप जिस फील्ड में है उसमें काफ़ी एडवेंचर है और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मेहनत लगती है, क्योंकि क्लाइंबिंग इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये मेंसुरेशन जब आपका टाइम होता है किस तरीके से मैनेज करती है और आप लोगों को भी अवेयर करती हैं कि इसमें हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाए? सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स मतलब मासिक धर्म स्वच्छता। तो
तो जब मैं अपने गांव से शुरुआत करती हूँ कि जब मैं गांव में थी तो इस पे खुल के बातें नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया या बहुत बड़ा ये है, मतलब वो उनकी सोच के ऊपर था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो खुल के बातें होती नहीं थी। तो फिर मुझे लगा कि आखिर इस पे क्यों नहीं बातें होती है। फिर ऐसी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जो मैंने आज अपने दोस्त को खो बैठी हूँ मैं। जो रिलेशन में थे मैंने, वो भी नहीं है इस दुनिया में। तो जब मैंने धीरे धीरे इसमें पता लगाया कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम इस पे खुल के बातें नहीं करते हैं। तो फिर जब जैसे जैसे मैंने शुरुआत किया तो मैंने गुंज में मैंने काम किया, मैंने गांव कनेक्शन में देखा कि मेंस्ट्रुएशन पे ऐसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों, मतलब ऐसा क्या है कि इतना बड़ा लोगों ने उसको बना के रखा है। मैंने बहुत सारे फाउंडेशन को देखा, मैंने काम करते हुए देखा। तब मैंने अपने दोस्त प्रदीप से मैंने बोला कि प्रदीप, मुझे एक बार पूरा इंडिया घूमना है। जब मुझे इंडिया घूमना है, मुझे देखना है कि मेंस्ट्रुएशन आखिर ऐसा क्या है। जब मैंने गुंज की बातें की, उनके साथ मैंने कोलैब किया, तब मैंने सिक्किम से स्टार्ट किया था। और जब मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में साइकिलिंग की, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि मेंस्ट्रुएशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम खुद हैं, हम खुद नहीं आगे आते हैं। जब हम आगे नहीं आएंगे तो लड़के क्यों आएंगे? सबसे बड़े रीज़न ये आ जाता है। तो लड़कियां चुप हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि पूर्वजों का, लेकिन पूर्वजों का भी कुछ अलग था। जैसे कि जैसे खुल के बातें नहीं होने का इसमें दो रीज़न थे। पहला ये था कि जब लड़की पहली बार पीरियड्स आती थी तो ये होता था कि मंदिर जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि पहले इतने घर नहीं थे, जंगल था, जानवर स्मेल को सूंघते थे तो वो अटैक कर सकते थे, इसलिए पूर्वज मना करते थे। लेकिन अब उसका जो बीच का जो जनरेशन आया, उन्होंने उसको मतलब जस्ट उसका उल्टा कर दिया कि छूना मना है, ये चीज़ करना मना है। नहीं, वो किचन में इसलिए जाने से मना करते थे क्योंकि आपको वो 4 दिन रेस्ट करना है, पूर्वज वो बोलते थे। लेकिन जो बीच के लोगों ने ऐसे आके अफवाह उड़ाया कि नहीं, छूने से मना है, ये अचार सड़ जाएगा या फिर खाना वो हो जाएगा, ये जो गलत भावनाएं थी, वो चीज़ों को जब कैंपिंग मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने सीखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, असल में मुद्दा ये है कि इस पे खुल के जब हम बात नहीं करेंगे तो ये जो बीमारियां हो रही हैं वो हमेशा बढ़ती जाएंगी और हमें पता नहीं चलेगा। हमने देखा है बहुत सी महिलाओं को जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे विस्पर, 9 सोफिन, जो भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पर एक लिमिट होती है। लेकिन उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। जब बताने वाला नहीं है तो बीमारियां तो होंगी, इसीलिए लोग चुप रहते हैं, बातें नहीं करते हैं, डरते हैं कि हम इस पर बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे इस पर आगे चल के घर वाले बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस तरह का रीजन मैंने देखा, मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखा, मैंने दिल्ली टू मुंबई देखा, मैंने 200 से ज़्यादा इवेंट्स किए हैं और 200 से ज़्यादा इवेंट में मैंने बहुत सारा फ़र्क देखा। मैंने बहुत मतलब एक पैड का और एक रियूजेबल पैड का, दोनों का मैंने फ़र्क देखा है कि कितना बड़ा बदलाव है ये। और इस पे मैं चाहती हूँ कि इस पे लोग खुल के बातें करें। और अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में जो ये कैंसर, जो ब्लड कैंसर जो अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, वो हर एक महिला को ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस पे मैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, मैं चाहती हूँ कि इस पे खुल के बातें हो। प्रिया जी, आप ये जो मिथ की बात कर रही हैं, ये जो मिथ कह रही है, देखिए काफ़ी गर्ल्स को काफ़ी इश्यूज होते हैं पीरियड के टाइम में, काफ़ी क्रैम्प्स होते हैं, और उन लोगों के लिए वो कैसे मैनेज कर सकती है ये सारी चीज़ें? क्योंकि देखिए आप अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है, रूरल एरिया में काफ़ी डिफिकल्टीज होती होगी, अर्बन एरियाज़ में तो एजुकेशन है तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता होगा। जैसे आप मैम बोली कि अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, तो मैं बात करती हूँ कि मैंने जो कैंपिंग किया है, मैं बोलती हूँ कि रूरल एरिया बहुत अच्छे से है और अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको कि क्योंकि गांव में महिलाएं कपड़ा यूज कर रही हैं, उनको वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो मैंने शहर में पैड यूज करते हुए देखा है, उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्रस में गांठ हो रहा है। अब बात करते हैं दर्द होने का, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको जब पेन हो रहा, एक होता है कि नॉर्मल पेन होता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैंने देखा है लड़कियां टैबलेट खाती हैं, पर वो टैबलेट बिना डॉक्टर से सलाह के ले बिना वो टैबलेट खा रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो जो अगर उनको पेन होता है तो जैसे गुनगुना पानी पी सकती है, हल्दी का पानी पी सकती है, पर मेरा मानना ये है कि एक बार डॉक्टर को सलाह जरूर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं, मैंने जितने भी इवेंट्स किया, जो भी स्कूल कॉलेज में मैंने देखा और गाँव में भी मैंने देखा, पहले तो गाँव में टैबलेट नहीं खाते थे,
ये था कि आप हेल्दी चीज़ खाइए, आप मिलेट की चीज़ खाइए। क्या होता है, पेन इसलिए होता है क्योंकि हम सही खान पान का हमारा वो नहीं है, हम मिलेट की चीज़ें नहीं खाते हैं, हम ना तो घर का खाना खाते हैं, हम हमेशा बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमें वो दे रही है। तो मेरा मानना है कि लोगों को यही मैसेज देंगे कि आपको अगर ये चीज़ें है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, आप उनसे सलाह लीजिए, आपको वो बताएंगे कि आपको ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। और मेरा मानना है कि पीरियड्स के टाइम में आप अगर एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पीरियड्स में तो कहा जाता है कि फुल प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट का मैं जहाँ तक का मैं बात करती हूँ कि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूँ, मैं साइकिलिंग करती हूँ, और मैं पीरियड्स के टाइम में भी मैं साइकिलिंग करती हूँ। पर उसका रीज़न यही है कि क्योंकि मेरा बॉडी फिट है, मैं योगा भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि डेली किसी से नहीं हो पाता है, पर आपका अगर पीरियड्स के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आप हैवी सामान उठाइए, आप उस टाइम पे हैवी सामान मत उठाइए, लेकिन आप चलते फिरते रहिए। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो बेड से उठ नहीं पाते हैं, उनका रीज़न ये होता है कि सही से खान पान का ध्यान नहीं है, और उनको एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बताती हूँ, जब मैं अहमदाबाद से आगे गई थी, मैंने एक स्कूल में इवेंट्स किया था, वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चला था कि पीरियड्स में बहुत लड़कियों को पेन क्यों होता है। क्योंकि कभी कभी वो अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि उनके यूट्रस में गांठ हो जाता है। जब वो यूट्रस में गांठ होता है तो जैसे जब पीरियड्स का टाइम होता है तो वो जब खुलता है यूट्रस में जैसे ही, तो ब्लड जब निकलता है तो वो पेन होगा, और ये अक्सर लड़कियों को पता नहीं है। और आने वाले टाइम में ये यूट्रस के गांठ ये बहुत बड़ा ये बीमारी होने वाला है, जो कि लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। तो अक्सर लड़कियों को एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, खासकर अल्ट्रासाउंड तो जरूर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आपके यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, और है भी कि नहीं है, या है तो एक बार डॉक्टर को जरूर सलाह लेना चाहिए। आजकल पीसीओडी, पीसीओएस ये भी काफ़ी मतलब कॉमन डिसीज हो गया है, क्योंकि अगर यूटेरस की बात करते हो तो उसमें नॉर्मली 80% गर्ल्स को तो आजकल इशू हो ही रहा है। हाँ, ये मैं जो ये प्रॉब्लम आ रही है, जब मैंने दिल्ली टू मुंबई में साइकिलिंग में किया, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में किया तो इतनी ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, क्योंकि बेसिकली वो ट्राइबल एरिया है तो वो अपना ध्यान रख पाते हैं। पर बट मैं दिल्ली टू मुंबई के मैंने बहुत सी लड़कियों में ये प्रॉब्लम देखी है। उसका भी रीज़न यही है कि हमारा एक तो हम क्या करते हैं, एक तो जो बचपन से एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, दूसरे एक होता है कि ये उनके ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप एलोपैथ दिखाइए, आप आयुर्वेदिक दिखाइए, लेकिन बट दिखाइए। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ, ये कभी कभी केमिकल के वजह से हमारे खान पान के अजीनोमोटो हम खा रहे हैं, हमारे बॉडी में जो ये अजीनोमोटो हो रहा है वो हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारे शरीर में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम बीमारी खुद लाते हैं। और सेकेंड होता है कि आपने कभी वाइट डिस्चार्ज का नाम सुना होगा। अक्सर नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज 3 से 4 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल, जो वाइट पानी आता है वो नॉर्मल होता है, पर जब एक येलो होता है, येलो में तो हमें सावधान रहना चाहिए। बहुत सी लड़कियों को नहीं पता है येलो कैसा है, ब्राउन कलर का आता है, ग्रीन कलर का आ रहा है, वो इन्फेक्शन कर रहा है। वो हमारे जब इन्फेक्शन करता है तो हमारे बॉडी में हमारा जो बोन्स होता है ना, उसको एकदम कमज़ोर कर देता है। जब वो कमज़ोर करता है तो लड़कियां ना खड़ी हो पाती है, चक्कर आता है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे वो हमारे बॉडी में बीमारियाँ लाती हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको अपना जो फुल बॉडी चेकअप तो आप करा रहे हैं, पर आपको अपने यूट्रस के साथ साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको सफ़ेद पानी कैसा आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊं तो 100 में से 80% महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है, पर उनको वो कौन सा हो रहा है ये उनको पता नहीं है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जो हम पैड यूज करते हैं, मैंने एक यूनिसेफ के उसमें गई थी, पैड इमरजेंसी, ना कि आप उसको हमेशा उसको हैबिट में डालिए। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि सुबह से लेके शाम तक का वो पैड यूज करती है, वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है। हमने ऐसे बहुत सी जगह पे मैंने पैड बनते हुए देखा है, कितने तरह की केमिकल डाले जा रहे हैं जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ब्रेक द साइलेंस, जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो ब्रेक द साइलेंस, क्लाइम फॉर चेंज, चुप्पी तोड़ो, मासिक धर्म, स्वच्छता अपनाओ, पर्यावरण बचाओ। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि आप रियूजेबल पैड यूज करो, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा एक पैड को गलने में 700-800 साल लग जाते हैं, जो कि हम नहीं है, लेकिन हमारा पैड यहाँ पे एक पैड को,
और हर साल 1200 करोड़ पैड फेंके जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, क्योंकि पैड ना गल रहा है ना सड़ रहा है, और ये बात लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोचिए वो जो पैड गल ही नहीं रहा है वो हमारे बॉडी में किस तरह से हार्म कर रहा है, हमें खुद पता होना चाहिए। पहले तो पैड था नहीं, पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पैड आ रहा है वैसे वैसे हमें बीमारियां बहुत सारी कर रही हैं। मैं किसी भी ब्रांड को वो नहीं कर रही हूँ, पर मेरा ये कहना है कि आपको खुद, आपका शरीर है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है। तो ये मैं चाहूँगी कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में आपका क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो वो आप देखवाइए, आप देखिए कि आपके कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने बहुत सारे अभी एक लड़की के हाल में 28 साल की लड़की है, उसको यूट्रस निकलवाना पड़ा क्योंकि उसके गांठ हुए थे। एक बार सर्जरी कराया लेकिन उसको सेकेंड टाइम में फिर हो गया, तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा मानना है कि आपको हर साल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। रियूजेबल पैड की बात आप बार बार कर रही हैं, आखिरकार ये है क्या? रियूजेबल पैड एक कॉटन कपड़ा होता है, एक बनाना फाइबर का आता है, एक बैम्बो फाइबर का आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं, देखते हैं। मैंने बनाना फाइबर भी यूज किया है, मैंने एक और पैड है मैंने उनका भी यूज किया हुआ है। वो अभी तक मैं इंडिया की बात करूँ तो उनका मेडिकली प्रूफ है कि उनका पैड वाकई में बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा एक पैंटी पैड भी चला हुआ है लोग कॉटन कपड़े का। मेरा मानना है कि वो कपड़ा बहुत ही अच्छा है, वो कई सारे मतलब बहुत ही अच्छे कॉटन कपड़े के बने होते हैं और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आपने बैम्बो का आपने नाम सुना होगा, वो भी बहुत अच्छा पैड होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है पर वो पूरा साल चलेगा। यूजेबल का मतलब ये हो गया कि हम उसको यूज करके हम दोबारा उसको वॉश करके हम उसको डाल सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे थे। मैंने जब माउंटेन पे क्लाइंब करने गई थी, मैंने पैड यूज किया था। मैंने दोनों पैड यूज किया, मैंने नॉर्मल पैड भी यूज किया, मैंने वो किया। नॉर्मल पैड मैंने यूज किया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे में स्मेल करने लगा, पर मैंने वही रियूजेबल पैड यूज किया था, मैंने 4 दिन रखा हुआ था, स्मेल नहीं किया। अब आप सोचिए, हमारा ब्लड कभी भी स्मेल नहीं करता है। ये लोगों का भ्रम है कि ब्लड स्मेल करा, पर ब्लड कभी स्मेल नहीं करता है। वो स्मेल तब करता है जब आपने पैड में देखो कितनी सारे केमिकल होते हैं, खुशबू डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि रियूजेबल बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए भी, और वो 7 से 8 घंटा आराम से चल सकता है। और उसको आप दोबारा अगर यूज करना चाहते हैं, आप उसको रैप करके अपने बैग में रख सकते हैं और आपने दूसरा आप लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। आप घर जाके उसको वॉश करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रैवल में भी आप यूज कर सकते हैं। 7000 किलोमीटर, 200 से ज्यादा कैंपेन, सबसे मेमोरेबल मोमेंट कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सके? मैंने इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ के जहाँ भी जाती थी वहाँ की चीज़ों को मैंने मतलब मैं बोलूँ तो एक्सप्लोर किया, मैंने देखा वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की चीज़ों को। तो दिल्ली टू मुंबई मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। उससे पहले तो जब मैं माजुली एक गांव में गई थी, आसाम का है, और वो भी रियूजेबल पैड का ही यूज करते हैं, मैंने देखा है। पर मैंने उनका हर तरह से देखा, उनके यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब 150 महिलाओं के साथ मैं बैठी थी, इवन मैं 150 महिलाओं के साथ बैठी थी, वो पत्ता यूज करते हैं, आज भी उनके यहाँ पत्ता ही यूज कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो जो मोमेंट्स था ना, मैंने वो चीज़ें मैंने कैच किया कि मैंने देखा। फिर धीरे धीरे मैंने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया, फिर मैंने देखा, और वाकई में नॉर्थ ईस्ट तो है ही खूबसूरत, इसमें तो बोल नहीं सकते, लोग भी अच्छे हैं। पर दिल्ली टू मुंबई में मेरे को और ही ग्रोथ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और पूरे गुजरात तो है ही है। थैंक यू सो मच। गुजरात को भी बोलूँगी, क्योंकि गुजरात चाहे राजस्थान या मुंबई, मुझे बहुत कुछ अपनापन लगा और वहाँ के लोगों से सपोर्ट मिला मुझे। गुजरात का एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जब साइकिलिंग की, मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है या पुलिस की ज़रूरत है, नहीं लगा। बिल्कुल सेफ़। मैं रात को भी निकल रही हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी सेफ़। कहीं किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि हाँ तुम मतलब इस तरह से, या कोई किसी को बोला हो कि लड़की हो तो तुम मत निकलो, नहीं। मैंने बहुत मतलब जब मैं और प्रदीप दोनों ने मैंने साइकिलिंग की, तो मैंने प्रदीप से यही बोला कि मुझे गुजरात में कहीं ऐसा मतलब कुछ किसी ने फील ही नहीं होने दिया कि तुम 12 बजे रात को निकल रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी लड़के ने नहीं बोला। तो गुजरात को तो मैं बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि लाइफ फास्ट है पर चीज़ें सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं कि वहाँ पे। तो ऐसा ही मोमेंट रहा मेरे को
तो बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली। जब आप सोशल अवेयरनेस करती हैं तो कितनी लोग आपके साथ सपोर्ट करने उतरते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं लड़कियां? हाँ, मेरा एक चीज़ होता है कि जैसे जब मैं पीरियड्स की बात करती हूँ तो खुल के किसके सामने बात हो, क्योंकि हम महिलाएं तो आपस में बात कर ही लेते हैं जी। लेकिन बात तो मेन मर्दों के सामने होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मैंने जितने भी कैंपिंग किए, मैंने सिर्फ क्लास से, लड़का हो लड़की हो, दोनों के साथ मैंने किया। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि जितने भी मैंने कहना नहीं चाहिए लेकिन जो बड़े बड़े स्कूलों में मैं बात करती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत मोटी फीस लेते हैं, बहुत बड़े, लेकिन कभी खुल के बात नहीं करते हैं। इतनी बड़े मेरे को बहुत ही वो लगा कि इतना बड़ा स्कूल है लेकिन वो खुल के क्यों नहीं बात करते। हम क्यों नहीं, हम प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, हम हिंदी बोर्ड में जा रहे हैं, हम गुजराती बोर्ड में जा रहे हैं, हमने महाराष्ट्र में भी किया, लेकिन कभी किसी ने मेंस्ट्रुअलाइजिंग पे वो नहीं किया। लेकिन मैंने बड़े स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम के जो बहुत बड़े हाई फाई, वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों से आप खुल के मत बात करो। पर ये क्यों? अगर हम सिक्स क्लास के बच्चे को ये बताएंगे ही नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तभी तो उनको पता, क्योंकि आपने देखा होगा पहले 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियों को ये पीरियड्स आता था, लेकिन अब पीरियड्स क्या हो रहा है 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को आ रहा है, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, वो फर्स्ट हो रहा है। क्योंकि जब उनके खेलने कूदने की उम्र है उसमें ही उनको नहीं पता और वो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आ जा रहे हैं। और बहुत सी लड़कियों को इतने डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो अपने घर में खुल के नहीं बताती हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अपने घर में सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बैठा के पैड रख के आप उसको बताइए कि ये तुम्हारा बॉडी है, ये तुम्हारा बॉडी है, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको किसी बाहर वालों को ना बता के आप मुझे बताओ। ऐसे बहुत से बच्चे गलत कदम उठाते हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्कूल वालों को भी, घर वालों को भी। तो मेरा मानना ये है कि मैंने जिस तरह से किया है, मैंने 6 क्लास से लेके 12 तक के बच्चों को मैंने साथ में बैठाया, मेरे लड़की हो चाहे लड़का हो। बताएंगे नहीं तो उन्हें पता चलेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे फाउंडेशन को भी मैं बोलना चाहूँगी जो भी कैंपिंग करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोगों को वो अपना पैड प्रमोशन करते हैं। वो मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ मुझे पता चलता है कि वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे पैड को लेके प्रमोशन करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, पर उनको सही जानकारी नहीं देते हैं। आपने पैड तो दे दिया पर उनको 1 महीने का तो नीड नहीं है, हर महीने का नीड है, या तो आप हर महीने दीजिए, पर उनको नीड देने के बाद आप उनको ये तो बताइए कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको थ्रो करना है, कहाँ फेंकना है। हम तो वो भी नहीं बताते हैं। फिर क्या होता है कि वो इधर उधर फिकर आता है, फिर वो किसी जानवर के मुंह लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप शुरू किए हैं तो उसको ख़त्म भी आप ही करेंगे, क्योंकि शुरू करना ही सबसे बड़ा नहीं होता है, उसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने लोगों को ये मैसेज दिया है। माउंटेन क्लाइंबिंग, सोशल अवेयरनेस, किस तरीके से दोनों मैनेज कर पाती हैं आप? क्योंकि देखिए दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का फील्ड बहुत अलग है, और जब मैं क्लाइंब करती हूँ मेरा एक ही मैसेज रहता है कि मैं मेंस्ट्रुअलाइजिंग को, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो ज़मीन में हो, मेरे को ये मैसेज वहाँ तक भी लेके जाना है और नीचे तक भी लेके जाना है। पर मैनेज करने की बात है तो जैसे साल में हमारा ये होता है कि 2 महीने 3 महीने माउंटेन पे होता है, बाकी हम कैंपिंग करते हैं। पर ये जो मेरा मैसेज होता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, और ये मेरे साथ लड़के भी रहते हैं, इवन बहुत सारे लड़के हमारे साथ आते हैं, क्लाइंब करते हैं, मैं उनको बताती भी हूँ, वो ये पूछते भी हैं मुझसे कि ये तुम क्यों कर रही हो, तो मैं उनको ये चीज़ें बताती हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर वो भी प्रमोट करते हैं। तो जब मेरा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मुझे लगा कि क्यों ना हम माउंटेन पे भी इस मैसेज को लेके जाएं। तो फिर जब हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है, तो हम वहाँ पे भी वो मैसेज देते हैं। तो इस तरह से मैनेज करना तो हो जाता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। प्रिया जी, आप उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल बनाने की योजना बना रही हैं, क्या योजना है आपकी? सबसे पहला तो मेरा योजना ये है कि जैसे स्पोर्ट क्लाइंबिंग की बात करें तो, क्योंकि ये ओलंपिक में भी आ चुका है और बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा भी ले रहे हैं, पर हमारे यूपी से अभी तक बच्चे वो नहीं आए। पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ यूपी ही नहीं, मतलब पूरे भारत का बच्चे, मतलब कोने कोने से बच्चा निकले और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे। और अभी तक हमारे यूपी में एक आईआईटी कानपुर में वॉल है जो कि सिविलियन को अलाउ नहीं होता है, बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं होता। तो मेरा ये सपना रहा है कि मैं इसको स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल क्लाइंबिंग को मैं वो करूं, और जो गांव-गांव थे बच्चे हैं जिनका एक सपना है, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है
कि उनको वो अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाना, ये सारी चीज़ें टेक्निक पता है, पर उनको यही नहीं पता कि ये होता क्या है। तो मेरा ये सपना है कि बच्चों को मैं ये यहाँ तक आगे बढ़ाऊँ और वो अपने देश का नाम रोशन करें। तो बहुत ही जल्दी ये करूँगी। बस थोड़ा ये है कि मेरे को इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके जाना है, जो टारगेट है कि मेरा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, और उसके साथ साथ भी मेरे को कई सारे माउंटेन क्लाइम करना है, पर इस मैसेज को आगे तक लेके जाना है। माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए कहा जाता है, कहीं उल्लेख है कि 30 से 40 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि 30-40 लाख रुपए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए तो काफ़ी कुछ मतलब है चुनौतीपूर्ण, क्योंकि हम 40-45 लाख इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, जब उनका कैरियर नहीं बना था तो लोग उनको नहीं जानते थे, उसके लिए भी उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। तो जब हम जो 40-45 लाख होता है उसमें बहुत से हम ब्रांड ढूंढते हैं, हमें सालों लग जाते हैं, हमें कभी कभी 2 साल 3 साल, बहुत के सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि इतना पैसा कोई दे नहीं पाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमें कोई मतलब या तो गवर्नमेंट से मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से मिल जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर से मिल जाए। लेकिन हाँ, चुनौतीपूर्ण है कि 45 लाख रुपए में हमें 11 लाख का तो हमारा इक्विपमेंट ही हो जाता है, क्योंकि इतने महंगे आते ही हैं। और फिर उसके बाद हमें परमिशन लेना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हमें नेपाल गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, हमें वहाँ के लिए अपने खुद के लिए भी रखना पड़ता है, शेरपा को देना पड़ता है। तो ये इतने सारे जो फीस हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो 45 से 50 लाख लाना बहुत बड़ी बात है, और ऐसे लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, नहीं हो पाता है। तो हम भी लगे हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम वो चीज़ पूरे कर पाएंगे, और ये सपना तो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बाकी सारे स्पोर्ट्स को काफ़ी अलग लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अगर माउंटेन क्लाइंबिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं बाकी स्पोर्ट्स से ये काफ़ी पीछे है। गवर्नमेंट का सहयोग भी इसमें काफ़ी पीछे है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं बात करूँ तो जैसे कि माउंटेन फील्ड में एक्चुअली अभी ये धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है, लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल पा रहा है कि ये क्लाइंबिंग क्या है और ये माउंटेनियरिंग क्या है। क्योंकि अभी तक लोगों को ये पता है कि माउंट एवरेस्ट के अलावा अभी और भी माउंटेन के बारे में नहीं पता है। तो लोग जो क्लाइंब करते हैं वो बता रहे हैं, धीरे धीरे वो चाह रहे हैं कि वो पता चले। पर गवर्नमेंट में जैसे मैं बात करूँ, ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड में भी आ चुका है, पर हर स्टेट का भी अलग अलग मतलब रूल है, अलग अलग जगह पे है। अब जैसे मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ भी यूपी ने अभी अभी शुरू किया है, 3-4 साल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो 7,000 करेगा उसको 5 लाख मिलेगा, जो 8,000 करेगा उसको 15 लाख रुपये मिलेगा। पर ये है कि इसमें भी अभी ग्रोथ नहीं आया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जितने भी माउंटेनियर हो या फिर स्पोर्ट क्लाइंबिंग के हो, वो सभी लोग एक साथ हो के, अगर एकजुट हो के अगर ये चीज़ें एक साथ अगर ये मुद्दा उठाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए, इसको भी उस तरह से लिया जाए जैसे एक क्रिकेट को लिया जाता है या फिर एक ओलंपिक में जैसे मतलब एथलीट को लिया जाता है, उसी तरह से अगर एक माउंटेनियर को लिया जाए तो ये भी बहुत बड़ा प्राउड फील होता है। क्योंकि ये भी बहुत ही साहसी का काम है और ये बहुत आसान नहीं है कि उसको क्लाइंब करना, और हमें मतलब 8,000 तक क्लाइंब करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमें पूरा का पूरा 1 मंथ से ज़्यादा लग जाता है क्लाइंब करने में। किसी का हाथ कट जाता है, किसी की मतलब ये होता है कि उनकी मतलब हाथ कटना तो एक कॉमन चीज़ है कि वो उनके अपनी अपनी वो होती है, पर बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही चीज़ें हमें मतलब बहुत ही स्टैमिना चाहिए होता है इसको क्लाइंब करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जितने भी माउंटेनियर अगर एक साथ होकर अगर इस पर बात करें तो ये आगे आ सकता है। प्रिया जी, आपने जैसे कि बताया आपका सपना है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, तो वो सपना कितने करीब है, कितनी तैयार है आप? माउंट एवरेस्ट के लिए तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को, और कोशिश है कि हम 1 नहीं तो 1.5 साल में हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर उससे पहले मेरा एक ही मेरा मानना है कि किसी भी माउंट एवरेस्ट को अगर क्लाइंब करना है तो उससे पहले कोर्स करना चाहिए। कोर्स करने के बाद आपको कम से कम 10-12 माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए, तब जाके आप प्रिपेयर हो कि आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम कोर्स करते हैं या बिना कोर्स करे हम क्लाइंब करने चले जाते हैं। पर मेरा मानना है कि मैं एवरेस्ट करने से पहले अभी 7,000 के, क्योंकि अब कंपलसरी भी हो गया है कि आप 7,000 क्लाइंब करेंगे तभी आप 8,000 क्लाइंब करेंगे।
तो मैं अभी 7000 के 1-2 माउंटेन क्लाइंब करूँगी, फिर मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। पर सपना है करीब, कोशिश पूरी है कि अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम जल्दी ही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेंगे ज़रूर। आपने कोर्स के बारे में कहा, इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है? कहाँ-कहाँ ये कोर्सेस अवेलेबल है? हाँ, ये अलग-अलग जगह पे होता है, जैसे कि ये उत्तराखंड में होता है, उत्तरकाशी में, नीम में होता है, दार्जिलिंग में होता है, निमास में होता है और ये मनाली में भी होता है। तो ये अलग-अलग जगह पे है। ये एक होता है जैसे बेसिक कोर्स, बीएमसी मतलब बेसिक कोर्स होता है, जो आपको पहला माउंटेन के भाग में आपको सिखाएँगे कि कैसे चढ़ते हैं हम, कैसे मतलब क्लाइंब करते हैं, नोट्स के बारे में सिखाएँगे कि कौन-सा रोप लगाना चाहिए। फिर उसके बाद एडवांस में आते हैं, एडवांस में हमें फाइल बनाना सिखाते हैं कि कैसे माउंटेन में हम लीड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने साथ जैसे एक कैंपिंग करते हैं तो वो पूरा हमें बताया जाता है। फिर उसके बाद हम अलग-अलग कोर्स हैं, अलग-अलग के इंस्ट्रक्टर के अलग कोर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें वो पार्ट को पूरा करना पड़ता है कि ताकि हम कोर्स किए रहेंगे तभी हम किसी माउंटेन पे क्लाइंब करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कौन सा वेदर सही है और कौन सा वेदर सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंब होना चाहिए या हमें आपने कभी देखा होगा ग्लेशियर टूट के आता है तो उसको भी एवलांच का वो बोला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाया जाता है। तो जो युवा या जो भी उत्सुक है कि मुझे भी माउंटेन क्लाइंब करना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरीके से वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं? किस तरीके से कोर्स कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि जो भी मतलब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहता है या अदरवाइज कोई भी माउंटेन क्लाइंब करना चाहता है तो मेरा ये है कि सबसे पहला उनको कोर्स करना चाहिए, जो कि आप गूगल पे डालेंगे आपको खुद पता चल जाएगा माउंटेनिंग कोर्स कहाँ कहाँ होता है। तो उस जगह पे आप फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपको बुलाएगा। तो जैसे बेसिक कोर्स सीखना चाहिए, क्योंकि कि आपको ऊपर से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आपको जुमारिंग करना सिखाएगा। तो बेसिक कोर्स करिए, एडवांस करिए, उसके बाद आप कई सारे 5000-6000 मीटर के आप क्लाइंब करिए जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ मैं अकेले क्लाइंब कर सकती हूँ। मेरे पास अगर शेरपा नहीं है या मेरे पास नहीं तो मैं अकेले रूट ओपन कर सकती हूँ, मैं क्लाइंब कर सकती हूँ, मेरा इतना दिमाग काम कर सकता है कि हाँ भाई मैं ऊपर से क्लाइंब करके मैं नीचे क्लाइंब करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लाइंब करके वापस आना वो सबसे ज़्यादा रीज़न है। क्योंकि हम क्लाइंब कर लेते हैं लेकिन जब नीचे आने की बारी होती है ना, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम जोश में होते हैं और उस जोश में ही हम होश खो बैठते हैं। तो ये एक माउंटेनियर के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है कि आप कोर्स करिए तो आप उसके बाद आप 5000-6000 मीटर की एक्सपीडिशन करिए, उसके बाद आप आगे अपना अगला नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा मानना है कि पूरा तैयारी के साथ तब आप चाहिए। क्लाइंबिंग की बात कर रही हैं आप, लेकिन अगर हम नीचे के वेदर की बात करें और ऊपर के वेदर में काफ़ी डिफरेंस होता है, किस तरीके से आप मैनेज करती है सारी चीज़? जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम ये बात बोली थी कि जब मेंटली प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आप माउंटेन में हम जब जाते हैं तो किसी का नेचर अलग होता है, किसी का गुस्से का होता है, किसी का वैसा होता है। तो उसमें में हम जितना शांत रहें, क्योंकि नीचे से जब हम जाते हैं क्लाइंब करने तो ऊपर हमें एक दिन पहले पता चल जाता है कि जब हम क्लाइंब करने जाते हैं तो हम वेदर पूरा चेक करके जाते हैं, बहुत ही प्रॉपरली हम चेक करते हैं कि ऊपर वेदर सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होता है तो हम वेट करते हैं, हम 1 हफ्ते तक पूरा वेट करते हैं, और अगर अच्छा होता है क्लाइंब का तो फिर हम क्लाइंब करने जाते हैं, तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं बात करती हूँ, बहुत सारे माउंटेन क्लाइंब करने लोग जाते हैं, कुछ लोग रात में जाते हैं, रात वाला तो बहुत ही अच्छा होता है कि 1:30 बजे हम निकलते हैं सबमिट के लिए तो वो हमारा सबमिट अच्छे से हो जाता है। बट हम जब सुबह क्लाइंब के लिए निकलते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सामने से मतलब एक तो सूर्य भगवान जब आते हैं, जो कहते हैं ना कि सनराइज़ का जब प्रॉब्लम आता है तो बर्फ़ पिघलता है, उस समय वेदर का काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो उस समय हमें ये होता है कि हमें सही डिसीजन लेना होता है कि हमें क्लाइंब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए। पर हम जब भी क्लाइंब करने जाते हैं हम वेदर ज़रूर चेक करते हैं, ये सबसे बड़ा ये है। और एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि इस जर्नी में मेरा 2012 से लेके 2025 तक में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलूँगी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं आज तक, चाहे वो गुंज के हो, चाहे वो गांव कनेक्शन हो, चाहे वो कर्मा लेकलैंड हो, क्योंकि कर्मा लेकलैंड में भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें, चाहे चाइल्ड हेल्थ हो, फिर चाहे वो सुनील हेल्थ केयर हो, ये सभी लोगों ने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया हमें। इस माउंटेन में भी
कैबुलर शूज हो गया, ये सब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच कि आप हमें सपोर्ट किए और हम वो उस काबिल हमें उम्मीद नहीं था कि हमें इतना सपोर्ट मिलेगा, पर आपने हमें उस काबिल समझा और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो थैंक यू सो मच। प्रिया जी, मेंस्ट्रुएशन को लेके आप बात करती हैं, तो एफएम न्यूज़ के माध्यम से आपका संदेश लोगों के लिए कुछ मेंस्ट्रुएशन को लेकर? एफएम न्यूज़ के माध्यम से मैं सबसे पहले तो एफएम न्यूज़ को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ हमें बुलाएं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम खुल के बातें कर पा रहे हैं, और ताकि ये जो मैसेज है जो दूर दूर तक जा रहा है, लोगों को पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है कि पीरियड्स पे खुल के प्लीज़ आप अपने घर में बात करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो देखा है, हमने 200 से ज़्यादा इवेंट किया और मैंने इसमें बहुत सी महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम देखी है। लोग अपने घर में खुल के बातें नहीं करते, महिलाएं चुप रहती हैं, और जब ये प्रॉब्लम बाद में पता चलता है तो आपको भी पता है कि आपके घर की स्थिति तो खराब होती है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, लोग मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में, आप अपनी बच्चियों से, अपने घर में अपने बहुओं से, अपने घर में अपनी बहनों से, भाभी से खुल के बात करिए। अगर आप खुल के बात करेंगे तभी वो आपके पास आएंगे और वो आपको बता सकेंगे और सही टाइम पे वो इलाज हो सकेगा। बाकी लोग, मैं जितने भी फाउंडेशन है या जो भी एनजीओ है जो कैंपिंग कराती है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैड बांटते हैं, आप बांटिए, पर उसके सही सलाह दीजिए। उनको आप प्रमोट करने से पहले आप उनको पूरा रीजन बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस तरह से है, तभी वो आपकी चीज़ों को समझ पाएंगे। जब मैं साइकिलिंग की, मैंने देखा है बहुत सी महिलाएं बहुत नाराज़ रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सही जानकारी नहीं मिल पाता है और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको पूरी जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए, मेंस्ट्रुएशन ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है और इसको लेकर मुखर होकर बिल्कुल, और मुझे लगता है घर में भी काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखना चाहिए और स्कूल में भी इसको लेकर बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए। तो प्रिया जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।